बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 5। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनमें हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक करते हुए देखते हैं। जी हाँ, हम मिश्रण में से पदार्थों को अलग करते हैं। ठीक है, चाय बनाते समय हम चाय की पत्तियों को द्रव से अलग करने के लिए चलनी का प्रयोग करते हैं। चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव से चलनी द्वारा पृथक किया जाता है। चालनेत्र का मतलब यहाँ पर चलनी है। ठीक है, सस्य कर्तन के समय अनाज को डंडियों से पृथक करते हैं। सस्य कर्तन मतलब फसल कटाई के दौरान जब हम अनाज की डंडियों में से अनाज को हम अलग करते हैं। ठीक है, मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है। जी हम मक्खन को अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, दूध या दही को मथते हैं। जैसा कि हमने अध्याय 3 में सीखा है कि रेशों से बीजों को पृथक करने के लिए हम कपास को ओटते हैं। जी हाँ, रेशों से बीजों को अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कपास को ओटते हैं। कदाचित आपने नमकीन दलिया अथवा पोहा खाया होगा। जी हाँ, बिल्कुल खाया है। यदि आपने यह पाया होगा कि इसमें मिर्च हैं, ये देखिए जैसे मिर्च हैं, तो खाने से पहले उन्हें सावधानीपूर्वक बाहर निकाल दिया होगा आपने। ठीक है, क्या किया होगा आपने, इन मिर्चों को खाने से पहले इन मिर्चों को पोहे या दलिया में से आपने बाहर निकाल दिया होगा। किया है ना। कल्पना कीजिए कि एक टोकरी में आम और अमरूद भरे हैं। ठीक है, और आपसे इन्हें पृथक करने के लिए कहा गया है कि भाई आम को अलग कर दो और अमरूद को अलग कर दो। तो आप क्या करेंगे, इसके लिए आप एक प्रकार के फलों को उठाकर किसी पृथक बर्तन में रख देंगे। क्या ये सही है? जी हाँ, हम एक प्रकार के फलों को उठा करके दूसरी किसी अलग बर्तन में रख देंगे तो दोनों फल जो है वो अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा करना सरल प्रतीत होता है, परंतु यदि पृथक किए जाने वाले पदार्थ आम या अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे हों, अब बड़े बड़े थे, ठीक है, तो आपने क्या किया, अलग अलग कर लिया। लेकिन अगर आम या अमरूदों की तुलना में ये पदार्थ बहुत छोटे हों तो उन्हें पृथक करने के लिए क्या करना होगा। कल्पना कीजिए, यदि आपको रेत और नमक के मिश्रण से भरा कोई गिलास दिया जाता है, रेत और नमक के मिश्रण से भरा हुआ कोई गिलास आपको दिया जाता है और आपसे कहा जाए कि मिश्रण से रेत के कणों को हाथ से बीनकर पृथक करें, तो आप ये कर सकते हैं। मिश्रण से रेत के कणों को हाथ से बीनकर पृथक करने की सोचना भी असंभव है। ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि रेत और नमक जो है वो बहुत छोटे छोटे कण होते हैं और इनको हम हाथ से चुन चुन कर इकट्ठा नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते। परंतु पहेली यह जानना चाहती है कि ऐसे पदार्थों को पृथक करने की हमें आवश्यकता ही क्यों होती है। अरे पहेली, अगर आप खिचड़ी बना रही हैं, खिचड़ी में क्या यूज़ होता है, चावल यूज़ होते हैं। चावल में क्या होता है, कंकड़ भी होते हैं, पत्थर भी होते हैं। तो अगर आप उनको अलग अलग नहीं करेंगे, अगर आप चावल में से कंकड़ और पत्थर नहीं निकालेंगी तो क्या खिचड़ी ऐसे ही खा जाएंगी? क्या नहीं खाएंगी ना, कंकड़ और पत्थर निकालना ज़रूरी होता है। तो भाई ऐसे पदार्थों को पृथक करने की हमें आवश्यकता ज़रूर होती है। ठीक है, क्रियाकलाप 1 देखते हैं। सारणी 5.1 के कॉलम 1 में पृथक्करण के कुछ प्रक्रम दिए गए हैं, कुछ तरीके दिए गए हैं अलग करने के। पृथक करने का उद्देश्य तथा अवयवों को पृथक करने के ढंगों को कॉलम 2 तथा कॉलम 3 में दिया गया है। ठीक है, तथापि कॉलम 2 तथा कॉलम 3 में दी गई सूचना अव्यवस्थित हो गई है। क्या आप प्रत्येक प्रक्रम का उसके उद्देश्य तथा पृथक्कृत क्रम अवयवों के उपयोग के ढंग से मिलान कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। ये हमें पृथक्करण प्रक्रम दिया हुआ है कि किस में से क्या अलग करना है, और यहाँ पर उसका उद्देश्य दिया हुआ है कि भाई क्यों अलग करना है, और यहाँ पर एक तरीका दिया हुआ है कि भाई इनमें से अलग अलग करने के हम क्या तरीके यूज़ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो चावलों से हमें क्या अलग करना है, चावलों से पत्थरों को अलग करना है। ठीक है, चावलों से पत्थरों को अलग करना है तो इसका जो होगा वो होगा हानिकारक अवयवों अथवा अशुद्धियों को दूर करना। चावल में जो भी कंकड़ पत्थर हैं तो वो हानिकारक अवयव हैं। ठीक है, और अशुद्धियाँ भी हैं, तो उनको हमें क्या करना है, दूर करना है। और कैसे करेंगे हम, उसमें से हम ठोस अवयव को फेंक देते हैं। नहीं, हानिकारक अवयवों अथवा अशुद्धियों को दूर करेंगे और हम अशुद्धियों को फेंक देंगे। ठीक है, जो भी चावलों से पत्थर निकलेंगे या कंकड़ निकलेंगे उनको हम दूर करेंगे और उनको दूर करने के बाद उनको फेंक देंगे। तो इसका हो गया चावलों से पत्थरों को पृथक करना, हानिकारक अवयवों अथवा अशुद्धियों को दूर करना, और हम अशुद्धियों को फेंक देते हैं। मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन, मक्खन को हम प्राप्त करेंगे तो दूध को हम मथेंगे। ठीक है, दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करना,
दो उपयोगी हैं, दोनों उपयोगी हैं, मक्खन भी उपयोगी है और दूध भी उपयोगी है। तो हम क्या करेंगे, दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करना, ये तो हो गया इसका उद्देश्य। और अब इसका उद्देश्य अब ये देखते हैं कि कैसे करेंगे। हम दोनों अवयवों का उपयोग कर लेते हैं, जी हाँ, मक्खन का भी यूज़ कर लेते हैं और दूध का भी यूज़ कर लेते हैं। तो इसका ये हो जाएगा मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन, दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करना, और हम दोनों अवयवों का उपयोग करते हैं। अब क्या बचा, चाय की पत्तियां पृथक करना, अनुपयोगी अवयव को दूर करना, और हम ठोस अवयव को फेंक देते हैं। चाय की पत्तियां जो होती हैं अनुपयोगी होती हैं हमारे लिए, और हम उसको फेंक देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उसमें मिश्रित हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। किसी भी पदार्थ का अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उससे पहले हम क्या करेंगे, उसमें जो भी मिश्रित हानिकारक और उपयोगी पदार्थ उसमें मिश्रित हैं उनको हम अलग करेंगे। ठीक है, कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को भी पृथक करते हैं जिनकी हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। क्या करते हैं, कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को भी अलग करते हैं। जैसे दूध से अगर हमें मक्खन प्राप्त करना है तो मक्खन उपयोगी पदार्थ है, ठीक है, उसको भी अलग करेंगे और उसको भी अलग से यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को अलग करते हैं तो कभी कभी अनुपयोगी पदार्थों को भी अलग करते हैं। जैसे चावल से कंकड़ पत्थर अनुपयोगी हैं लेकिन उनको भी हमें पृथक करना जरूरी है। ठीक है, तो पृथक किए जाने वाले पदार्थों के कणों के अमाप अथवा द्रव्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जो भी पृथक किए जाने वाले पदार्थ हैं जिनको हम अलग कर रहे हैं उनके जो कण हैं वो अलग अलग साइज़ के हो सकते हैं और उनकी जो क्वालिटी है वो भी अलग अलग हो सकती है। ये ठोस, द्रव या गैस भी हो सकते हैं। ये इन तीनों तत्वों में से कुछ भी हो सकते हैं, या तो ठोस भी हो सकते हैं, द्रव भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। इसलिए हम किन्हीं पदार्थों के ऐसे मिश्रण का पृथक्करण कैसे करते हैं जिनके गुणधर्मों में अत्यधिक विभिन्नता होती है, जिनके गुणधर्म बहुत अलग अलग होते हैं, उनको हम कैसे अलग करेंगे। ठीक है, तो वही तो हम पढ़ेंगे। ये सारी विधियां हैं पृथक्करण की विधियां। ठीक है, अब हम पदार्थों के पृथक्करण की कुछ साधारण विधियों का उल्लेख करेंगे। इनमें से कई विधियों का उपयोग आपने अपने दैनिक क्रियाकलापों में किया होगा, दैनिक क्रियाकलापों में डेली यूज़ में आपने किया होगा। सबसे पहले बात करते हैं हस्तचयन की। दुकान से खरीदे गए अनाज का एक पैकेट कक्षा में लाइए। अब अनाज को कागज़ की शीट पर फैलाइए। क्या आप कागज़ पर एक ही प्रकार के अन्न कण पाते हैं? क्या इस पे पत्थर के टुकड़े, भूसी, टूटे हुए अन्न कण तथा अन्य खाद्य कण भी हैं? जी हाँ, बिल्कुल होते हैं। अब अपने हाथ से पत्थर के टुकड़े, भूसे तथा अन्य अन्न कणों को इससे पृथक कीजिए। जी हाँ, अब हम अपने हाथ से पत्थर के टुकड़ों को उठा कर अलग कर लेंगे, भूसे को अलग अलग उठा के कर लेंगे। ठीक है, और अन्य अन्य कणों को ऐसे ही हाथ से उठा करके अलग कर लेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, हस्तचयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हस्तचयन। और हस्तचयन की इस विधि का उपयोग गेहूँ, चावल तथा दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसे को पृथक करने में किया जा सकता है। ठीक है, ऐसी अशुद्धियों की मात्रा प्रायः बहुत अधिक नहीं होती है। ऐसी स्थितियों में हस्तचयन द्वारा पदार्थों को पृथक करना एक सुविधाजनक विधि होती है, सुविधाजनक विधि लगती है। ठीक है, इजीली हम हाथ से इनको अलग अलग कर सकते हैं। अब बात करते हैं थ्रेशिंग की। आपने खेत अथवा खलिहानों में गेहूं या चावल की सूखी डंडियों के गट्ठर देखे होंगे। जी हाँ, सूखी डंडियों की जब कटाई होती है तो वो पूरी जड़ सहित काट ली जाती हैं डंडियाँ, तो उनको सूखी डंडियों के गट्ठर वहाँ पर हम देखते हैं। ठीक है, डंडियों से अनाज को अलग करने से पहले धूप में सुखाया जाता है। उन डंडियों को पहले धूप में सुखाते हैं। प्रत्येक डंडी पर क्या होते हैं, अन्न कण चिपके होते हैं। प्रत्येक डंडी पर क्या होते हैं, अन्न कण लगे हुए होते हैं। खेतों में रखे सैकड़ों गट्ठरों पर चिपके अन्न कणों की संख्या की कल्पना कीजिए। क्या आप गिन सकते हैं, क्या आप काउंटिंग कर सकते हैं इन अन्न कणों की? नहीं कर सकते। जब डंडियां ही इतनी सारी होती हैं खेतों में तो उन डंडियों पर चिपके अन्न कणों की संख्या भी तो बहुत होती होगी ना। कृषक अन्न कणों की डंडियों के इतने डालियों के गट्ठरों से अनाज को कैसे पृथक करते हैं? भाई, इतने अनाज को कैसे निकालते हैं, उनके अन्न कणों को डंडियों से कैसे निकाल लेते होंगे? आमों तथा अमरूदों को वृक्षों से तोड़ा जा सकता है। आम और अमरूद को आप वृक्ष से तोड़ सकते हो, लेकिन अन्न कण आम और अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे होते हैं। डंडियों में जो लगे हुए अन्न कण होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसलिए इनकी डंडियों से तोड़ना असंभव होगा। ठीक है, अन्न कणों को उनकी डंडियों से कैसे पृथक किया जाता है यही हम पढ़ेंगे अभी। डंडियों से अन्न कणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेशिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, थ्रेशिंग। डंडियों में जो अन्न कण लगे हुए होते हैं उनको हम
अलग करते हैं तो, और इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, थ्रेशिंग कहते हैं। कैसे अलग किया जाता है थ्रेशिंग के थ्रू? इस प्रक्रम में डंडियों को पीटकर अन्य कणों को पृथक किया जाता है। जो डंडियाँ होती हैं उनको हम एक पत्थर पर जोर जोर से पटक पटक कर पीटते हैं, जिससे कि जो इनमें लगे हुए अन्य कण हैं वो एक तरफ पत्थर पर गिर जाते हैं, फिर ये डंडियों को हम फेंक देते हैं। ठीक है, कभी कभी थ्रेसिंग का कार्य इस प्रक्रम में डंडियों को पीटकर अन्य कणों को पृथक किया जाता है। कभी कभी थ्रेसिंग का कार्य बैलों की सहायता से किया जाता है। अत्यधिक मात्रा के अन्य कणों को डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रेशिंग मशीनों का उपयोग भी किया जाता है। जब ज़्यादा ही मात्रा में हमारी खेती होती है और अन्य कण को ज़्यादा ही होते हैं, तब हम इसके लिए मशीनों का यूज़ करते हैं। इसके लिए थ्रेशिंग मशीन आती है, थ्रेशिंग मशीन का यूज़ हम करते हैं। ठीक है, निष्पावन अगला हेडिंग है हमारा निष्पावन। सूखे रेत तथा बुरादे अथवा सूखी पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रण बनाइए। आप क्या करेंगे, एक सूखे रेत लेंगे थोड़ा सा और बुरादा लेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, मिश्रित कर देंगे, मिला देंगे। इस मिश्रण को किसी प्लेट अथवा समाचार पत्र के ऊपर रखेंगे। अब हम इसमें इसको प्लेट के ऊपर रख देंगे। मिश्रण को ध्यान से देखिए, क्या आप दोनों अवयवों को आसानी से पृथक कर सकते हैं? क्या आप रेत और बुरादे को अलग अलग कर सकते हैं? प्लेट में रखे बुरादे और रेत को अलग अलग कर सकते हैं? क्या दोनों अवयवों के कणों के अमाप समान है? क्या दोनों के कण समान है भाई? रेत और बुरादे के कण समान है? क्या हस्तचयन द्वारा इन अवयवों को पृथक करना संभव है? क्या हस्तचयन से आप हाथ से एक एक करके दोनों को अलग कर सकते हैं? अब आप इस मिश्रण को खुले मैदान में ले जाइए तथा किसी ऊंचे समतल स्थान पर खड़े हो जाइए। ठीक है, जैसे ये खड़ी हुई है। ठीक है, इस तरह से प्लेट को हाथ में लीजिए और एक ऊंचे स्थान पर मतलब टेबल पर खड़े हो जाइए। ठीक है, जिस प्लेट अथवा समाचार पत्र पर मिश्रण रखा है, जिस प्लेट अथवा समाचार पत्र पर मिश्रण रखा है, उसे पकड़कर हवा में कंधे की ऊंचाई तक ले जाकर थोड़ा सा टेढ़ा कीजिए ताकि मिश्रण जो है धीरे धीरे नीचे फिसल सके। अब जो प्लेट आपने पकड़ी हुई है उसको थोड़ा सा धीरे धीरे टेढ़ा कीजिए, जिससे कि जो उसमें मिश्रण है वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे नीचे की ओर गिर जाए। आप देखेंगे कि जो भारी अवयव होगा दोनों में से, जो रेत होगी, रेत भारी है, बुरादा हल्का होता है, तो रेत जो है वो नीचे आ जाएगी, नीचे गिरेगी, और जो बुरादा है वो हवा के साथ उड़ करके थोड़ा दूर चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से दोनों पदार्थ मिश्रण में से अलग हो जाएंगे। तो ये तरीका कहलाता है निष्पावन, जो कि हवा के दौरान ही हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्या होता है, क्या दोनों अवयव रेत एवं बुरादा एक ही स्थान पर गिरते हैं? क्या दोनों चीज़ें एक ही स्थान पर गिरती हैं? नहीं, दोनों अलग अलग स्थान पर गिरती हैं। क्या कोई अवयव ऐसा है जो वायु द्वारा दूर उड़कर गिरता है? जी हाँ, बुरादा ऐसा है जो दूर गिरता है दोनों में से। क्या वायु मिश्रण के दोनों अवयवों को पृथक करने में सफल हुई? जी बिल्कुल, वायु की वजह से ही मिश्रण के दोनों अवयव अलग अलग हो पाए। किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि निष्पावन कहलाती है। क्या कहलाती है? निष्पावन। निष्पावन का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। जी हाँ, अगर एक तत्व भारी है और दूसरा हल्का है तो हम निष्पावन का यूज़ करके दोनों पदार्थों को अलग अलग कर सकते हैं। साधारणतया किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अन्य कणों से पृथक करने के लिए करते हैं। ठीक है, भूसे के हल्के कण पवन के साथ उड़कर दूर एकत्र हो जाते हैं, जबकि भारी अन्य कण पृथक होकर निष्पावन प्लेटफॉर्म के निकट एक ढेर बना लेते हैं। जो भारी अन्य कण होते हैं वो क्या करते हैं, वो नीचे प्लेटफॉर्म पर, निष्पावन प्लेटफॉर्म पर ही गिर जाते हैं, और जो भूसे के हल्के कण हैं वो हवा के साथ दूर जाकर उड़ते हैं। ठीक है, अलग हुए भूसे को पशुओं के चारे सहित अन्य कई प्रयोजनों में प्रयोग किया जाता है, और उस भूसे को भी हम दूसरी तरह यूज़ कर सकते हैं।